इस वीडियो में हम सरफेस टेंशन समझेंगे। तो अब इसको समझने के पहले आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो एक बकेट है, जैसे कि एक बकेट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। फिर उसमें कुछ लिक्विड है, ये बकेट है और इसमें ये लिक्विड है, ऐसे ऐसे कुछ लिक्विड है। फॉर एग्जांपल अगर वाटर ही है, ठीक है, तो एक पार्टिकल्स हो, दो दो टाइप के पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स, जो इस वाटर के होंगे। एक होंगे जो इस सरफेस पे हैं, यानी जो सरफेस की लेयर होगी ऐसे ऊपर वाली, तो इस पे जो ऐसे इधर 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 मॉलिक्यूल्स होंगे, एक वो। और अगर एक ऐसे है तो एक जो यहाँ 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 मॉलिक्यूल्स होंगे, एक वो। यानी जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम कहेंगे सरफेस पार्टिकल्स। और जो सब जगह सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी एक सरफेस पे सिर्फ हैं, यानी ये सरफेस के ऊपर हैं। यानी अगर आप इसको यहाँ से ऐसे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये पार्टिकल्स। और वहीं आप अगर इसको ऐसे देखेंगे तो इसको आपको ऐसे गिलास को ऐसे या बकेट को ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे इनको हम कहेंगे बल्क पार्टिकल्स। यानी ये बल्क में, बल्क मतलब एक पूरा जो है, समझ रहे हैं, हैवी कंटेन कर रहे हैं ये, तो इनको हम कहेंगे बल्क पार्टिकल्स। तो सरफेस टेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इन सरफेस पार्टिकल्स पे ही दिखता है। और ऐसा क्यों दिखता है, क्या होता है, सब अभी हम समझेंगे। अगर आपने ये टेंशन, वो वाला टेंशन नहीं है जो मेंटल टेंशन होता है, वो वाला टेंशन ये नहीं है। ये एक फिज़िक्स का आप कह सकते हैं टर्म है। अगर आपने फिज़िक्स में फोर्स पढ़ा हो तो उसमें एक रस्सी होती है, ठीक है, रस्सी या फिर स्ट्रिंग। और वो स्ट्रिंग का एक टेंशन होता है, टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है खिंचाव, हिंदी में अगर बोलें तो खिंचाव। जैसे किसी, अगर आप चीज़ को खींचेंगे तो उसमें कैसे कुछ आपको लगेगा ना कि वो जो है स्ट्रेच हो रही है, तो उसमें एक खिंचाव पैदा होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक मेरे पास है। अभी ये देखिए रिलैक्स्ड है, अभी ये ऐसे ही है। अब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, देखिएगा, तो ये देखिए ये एक सीधी हो गई, यानी इसमें एक अब टेंशन है, यहाँ से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से। तो इसको कहते हैं हम टेंशन। तो अब यही टेंशन ये सरफेस पार्टिकल्स पे जब लगता है तो उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब कैसे लगता है उसको समझने के लिए इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके बना रहा हूँ। यानी ये वाला एरिया अब थोड़ा यहाँ पे है, ठीक है, बस ये छोटा सा एरिया है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, अब इसमें हमको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं क्योंकि ये बड़ा एरिया है ना। और ये जो है सब सरफेस के ही है, ठीक है। और जो है अगर मैं इसको थोड़ा सा और एरिया को बड़ा कर दूं, यानी कि यहाँ भी अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ भी देखें, यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल्स हैं। अब ये सरफेस के पार्टिकल्स नहीं है, ये जो सर्कल ऊपर वाले सर्कल में है वो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, और ये जो नीचे वाले में है ये बल्क पार्टिकल्स हैं। तो अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल से ही बना है। तो अब आपने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनमें। तो अब जैसे ये वाला है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, बहुत सारे, मैंने तो थोड़े से बनाए हैं, बहुत सारे होंगे। तो अब इसके जो एकदम लेफ्ट में होगा वो इसको ऐसे यहाँ पे फोर्स लगाएगा, जो लेफ्ट में होगा यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेगा, और जो राइट में होगा वो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा राइट की तरफ। जो ऊपर लेकिन जो है ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। और फिर एक नीचे भी लगा रहा होगा, एक ऊपर भी लगा रहा होगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। एक ऐसे भी लगा रहा होगा, एक ऐसे लगा रहा होगा, ये भी कैंसिल। चारों डायरेक्शन, कितने भी डायरेक्शन होंगे, सब डायरेक्शन में जो है वो मॉलिक्यूल आपको फोर्स लगा रहा होगा एक दूसरे को, और लेकिन वो कैंसिल हो जा रहे होंगे क्योंकि बल्क में है, मतलब नीचे भी उसके पार्टिकल है, उसके ऊपर भी पार्टिकल है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, यानी किसी भी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स उसके चारों तरफ है।
तो ये जो फोर्स वो लगा रहा होगा वो कैंसिल हो जाएगा। वहीं जो सरफेस में पार्टिकल हैं उस पर भी लेफ़्ट में भी लग रहा होगा और राइट में भी लग रहा होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसके लेफ़्ट और राइट दोनों में है। लेकिन जो है जो नीचे लग रहा होगा, ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है, ये ऊपर नहीं है, ये साइड है, एक तरह से आप कह सकते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये साइड है क्योंकि ये ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है, नीचे तो है। नीचे जो बल्क वाले पार्टिकल्स हैं वो तो हैं, लेकिन जो ऊपर है वो कोई पार्टिकल नहीं है। साइड में भी हैं, लेफ़्ट राइट सब जगह हैं, ऊपर कोई नहीं है। तो जो ऊपर नहीं है उसकी वजह से मतलब नीचे वाला फोर्स एक एक्स्ट्रा होगा। अगर आप इस पेन को देखिए, इस पेन को एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये पेन है, तो अब ये पेन को मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ इस पेन पे। एक सेकंड, इस पेन पे मैं दोनों तरफ से लेफ़्ट से भी और राइट से भी फोर्स लगा रहा हूँ दोनों हाथों से, लेकिन ये पेन कहीं भी हिल नहीं रही है। ये क्यों नहीं हिल रही है? ये इसलिए नहीं हिल रही क्योंकि जो है दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। वहीं अब मैं एक हाथ से अब नीचे लगा रहा हूँ और एक हाथ से ऊपर लगा रहा हूँ। आप देखिए, एक हाथ से मैं ऊपर लगा रहा हूँ, एक हाथ से नीचे लगा रहा हूँ, अब भी कहीं नहीं हिल रहा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो ये पेन कहीं नहीं हिल रही। अब वहीं मैं ऊपर नहीं लगा रहा, तो अब नीचे लगाऊंगा तो ये फोर्स नीचे आ जाएगा, मतलब हल्का सा नीचे बेंड हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा रहेगा, हमेशा ये ऐसा कुछ फोर्स रहेगा। यानी ये जो मॉलिक्यूल हमेशा ऐसे ऐसे रहेंगे, देखिए ऐसे कुछ कर्व में रहेंगे क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ कोई पार्टिकल नहीं है। ऊपर तो हवा है, हवा कुछ नहीं दिख रही, तो अब ऊपर कोई पार्टिकल है नहीं, तो ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा है। इसी वजह से ये हमेशा जो पानी की बॉटल अगर आप देखेंगे, एक कप को 5 मिनट के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो वो हमेशा ऐसे बेंड होके रहता है, हमेशा एक मतलब ऐसे थोड़ा सा झुकाव के लिए रहता है। अब ये ऊपर क्यों आ जाता है ऐसे कर्व? ऐसे भी तो पूरा नीचे भी तो दब सकता था, लेकिन अब देखिए अब दबेगा कैसे? अब दबेगा तो उसका वॉल्यूम कम थोड़ी हो जाएगा, वो मतलब ऐसे तो बहुत ज़्यादा दबने लगेगा और अपने आप ही सॉलिड बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो जब दबेगा तो ये देखिए, ये ऐसा था, ऐसे पहले था, ठीक है, ऐसे था। अब ये यहाँ से दबना शुरू हुआ तो ये यहाँ से नीचे जा रहा है। अब ये जब यहाँ से नीचे जाएगा तो पूरा ही नीचे जाएगा, लेकिन जब ये यहाँ से नीचे जाके अब यहाँ पे भरने लगेगा, मतलब यहाँ एक्स्ट्रा पानी आ जाएगा, तो अब ये एक्स्ट्रा पानी थोड़ा यहाँ कॉर्नर में चला जाएगा और फिर ये यहाँ से ऐसे ऊपर उठ जाएगा और यहाँ से नीचे रहेगा। तो ये ऐसे सी शेप में आप कह सकते हैं रहेगा। तो ये हमेशा ऐसे रहता है। इसी की वजह से एक क्वेश्चन और होता है कि बूंद जो होती है, जो पानी की बूंद होती है, वो हमेशा ऐसे ऐसे शेप में क्यों होती है? तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ऐसे नीचे के शेप में तो इसलिए होती है क्योंकि ग्रेविटी लग रही होती है। अब जो है ये यहाँ पे ऐसे कर्व क्यों होती है? ऐसे ऐसे भी तो हो सकती थी, तो ऐसे कर्व क्यों होती है? तो इसका आंसर सिंपल सा यही है कि इस पे सरफेस टेंशन होती है। जो यहाँ पे पार्टिकल्स है उसको ये वाले पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं उसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कर्व में बन जाता है, एक ऐसे कर्व हो जाता है क्योंकि उसको अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर लग रहा होता है। इसका यही रीज़न होता है। तो ये सरफेस टेंशन होता है। इसकी हम यूनिट्स देख लेते हैं। ये यूनिट इसको निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। एक मॉलिक्यूल के लिए तो ये आप निकालना पॉसिबल होता नहीं है, तो हम जो है इस पे देखते हैं कि इसकी जो ये पूरे कंटेनर की लेंथ क्या है, उसको हम एल लिख लेते हैं। और उस पे जो फोर्स है वो टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब कि कितना सारे पार्टिकल खींच के डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब उस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो ये फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। अब अगर हम इसी को इसकी यूनिट्स निकालने की बात करें तो ये फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी होती है मीटर। तो इसको हम एन बाई एन या फिर एन एम इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। ये होती है इसकी एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। और जो है सीजीएस यूनिट भी एक होती है, जैसे फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, और जो लेंथ है उसकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है।
ये एसआई यूनिट होती है, ये सीजीएस यूनिट होती है, आपको ये याद रखना है। अब इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं कि जो ये सरफेस टेंशन होता है इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायमेंशंस। डायमेंशंस आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में भी, सब एक एक हर चीज़ का पढ़ा होगा, जैसे लेंथ का, मास का या केजी का, मतलब वही वेट का, सब चीज़ का आपने पढ़ा होगा डायमेंशन। तो उसी को हम डिफाइन करेंगे। तो इसका सिंबल होता है एस, और इसको हम जैसे लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय ये क्या कहते हैं, लेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम ए फोर्स होता है, और लेंथ का होता है मीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, मैं इसको ऐसे एक काम कर देता हूँ, ऐसे बड़े में लिख देता हूँ एम को, ये मास है। अब मास की यूनिट हम लिख देते हैं, इसकी यूनिट होते लिख देते हैं, और ये तो यूनिट है ही, मीटर है ये पहले से। तो ये मास की यूनिट होती है केजी, इनटू इसकी यूनिट, ए की यूनिट एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये तो यूनिट है ही एम। तो ये अब एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट आ जाएगी केजी पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट कह लीजिए या फिर डायमेंशन कह लीजिए, क्योंकि ये यूनिट नहीं है, ये डायमेंशन है। तो ये केजी किसकी होती है, ये होती है मास की, यानी एम, लार्ज एम। और ये किसकी होती है, एस, एस होती है टाइम की, यानी टी। और ये बाई टू है, तो यह -2 आ जाएगा। और ऐसे आप इसको डायमेंशन के बॉक्स में ऐसे लिख देंगे, तो ये इसकी डायमेंशंस हो गई। अब हम देख लेते हैं कि सरफेस टेंशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मेन ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, कि जो लिक्विड है उसका नेचर कैसा है। इसी में आपको एक चीज़ पढ़नी होती है, विस्कोसिटी। जैसे कि एक पानी होता है और एक हनी होता है, वाटर और हनी। अब उन दोनों में एक डिफरेंस होता है। आप अगर वाटर को ज़मीन में फेंकेंगे तो वो चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा, और हनी को फेंकेंगे तो वो फैलेगा, लेकिन बहुत धीरे, उसको बहुत टाइम लगेगा। तो उसका वो प्रॉपर्टी होती है जो लिक्विड की, वो एक होती है विस्कोसिटी, जो इसको पानी को और लिक्विड को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है। तो वो डिपेंड वैसे करता है कि कितना उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FA हम लिखते हैं। तो जिसका ज़्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हनी का बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं। तो उसको आप ऐसे फैलाते हैं तो वो उतना तेज़ी से नहीं फैलती, धीरे धीरे फैलती है। वहीं पानी में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो उसको अगर आप ज़मीन पे गिरा भी देंगे तो एकदम मतलब चारों तरफ फैल जाएगा। तो अब जो है, जो ज़्यादा, जैसे विस्कोसिटी, मैं उसका नाम बार बार ले रहा हूँ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भी वो होता क्या है। तो अभी जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ लेते हैं। तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर किसी लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे लिक्विड हो गया या कोई और ऐसा ही लिक्विड अगर हम लें, एक आपने देखा होगा एक रबर का गम आता है, वो जो है बहुत, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो भी बहुत विस्कस होता है। तो उसमें भी उसका सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होगा। यानी अगर आप एक कप में 1 कप हनी अगर आप रख देंगे 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो वो एक ऐसे सी शेप में हो जाएगा ऐसे। दूसरा जो है, जो फैक्टर है जिस पे सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, वो होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जैसे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये यहाँ से ही हमको पता चलता है कि जैसे कि जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है लिक्विड का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी यानी मॉलिक्यूल ज़्यादा हिलेंगे। ज़्यादा हिलेंगे तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा
तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, सरफेस टेंशन, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप ये दो फैक्टर याद रखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन और टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ये वाली प्रॉपर्टी विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वो भी एक बहुत डीप टॉपिक है, उसमें भी अच्छा खासा आपको टाइम चाहिए।